हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। इसमें हम निर्वाचन आयोग को जो है दोस्तों बिल्कुल डीप तरीके से देखेंगे, जैसे ही हम पिछले अपनी क्लासेस बिल्कुल डीप तरीके से करते हुए आए हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है जो हमारा भाग 15 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद हमारा 324 से हमारा ये 329 तक दे रखा है। तो इसी में मैंने आपने लिखा, इसमें लिखा है मैंने कि सिर्फ एक क्लास काफी है। दोस्तों, अगर आपने जो है ये सिर्फ एक क्लास कर ली, ठीक है, इस क्लास को करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना, आपको जो इस क्लास से जो क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में जो आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और जो है आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया तो दोस्तों आप जो है साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के साथ में जो है नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारी पिछली क्लासेस नहीं देख रहे हैं दोस्तों, उन क्लासेस को देख लेना। ठीक है, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी एक प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, इसमें देखेंगे हम निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसमें दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब हमारा बहुसदस्यीय आयोग बना था, मतलब ये कब हमारा, ये एक हमारा पहले जो हमारा जो निर्वाचन आयोग हुआ करता था ये हमारा एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये हमारा बहुसदस्य बना। ठीक है, फिर एक बार हमारा टूटा, फिर एक सदस्य बना, फिर उसके बाद में दोबारा से फिर हमारा बहुसदस्य बना था। ठीक है, और दोस्तों इसमें हम ये भी देखेंगे, इसमें सभी हम इसके आर्टिकल्स को कवर करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 329A 329 भी, उन दोनों को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, इसमें हम ये भी देखेंगे कि ईवीएम की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, और जो ईवीएम में जो हमारा वीवीपैट की शुरुआत है वो कब से हुई थी, ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था और कहां से पूर्ण रूप से किस राज्य ने किया था। ठीक है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों, हम इसमें ये भी कवर करते हुए चलेंगे क्लास में लास्ट में कि जो हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनको दर्जा किस तरीके से दिया जाता है, और जो हमारा कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्या क्या उनके चुनाव चिन्ह है। ठीक है, और जो उनको जो है क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा निर्वाचन आयोग हो जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो हमारा ये अनुच्छेद 324 से हमारा 329 के अंतर्गत हमारा निर्वाचन आयोग आ जाता है, और ये हमारा संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों, पहली बात तो हमारा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है एक हमारा कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये हमारा संविधान के किस भाग के अंतर्गत आया था। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, और जो हमारा एक क्वेश्चन हमारा ये पूछ लेता है कि जो हमारा संविधान का भाग 15 है इसके अंतर्गत जो है हमारा कितने आर्टिकल आते हैं, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको जो नोट कर लेना। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, और क्लास में दोस्तों जो ये मैंने जो है सभी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक रखे हो, मतलब जो फैक्ट है सभी इंपॉर्टेंट है कि जो है जितना भी दोस्तों मैं इसमें जो है आपको मतलब जो इस पीडीएफ में दोस्तों लिखा हुआ है सभी आप नोट करते हुए चलना, और जो दोस्तों मैं बोलूं उसमें जो उसको भी आप जो थोड़ा बहुत नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मतलब जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आपको 25 जनवरी को ही हमारा यानी कि मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, और ये एक हमारा संवैधानिक निकाय अथवा संस्था है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था, संवैधानिक संस्था अथवा निकाय वो होता है कि जिसका संविधान के अंदर वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल हमारे दिए गए। ठीक है, और इसका वर्णन जो हमारे संविधान के अंदर दिया गया है, इसलिए हमारी एक संवैधानिक अथवा निकाय अथवा जो है हमारी संस्था हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में ही जो निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जो है किया था। जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसका गठन जो है हमारा कब होता है। ठीक है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और इसी के साथ में अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, तभी हमारा जो है निर्वाचन आयोग का गठन हो जाता है, और जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसकी नियुक्ति जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसमें जो हमारी दो केस स्टडी आई थी, एक तो TN शेषन बनाम राष्ट्रपति और एक आई थी हमारी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल। ठीक है, दो हमारी केस स्टडी थी, और दोस्तों दोनों केस स्टडी जो हमारी पूछी गई है पीसीएस में दोस्तों, इसलिए मैं इन दोनों केस स्टडी को लेकर के आया हूं, ये आने वाली परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं क्लास में जो है दोस्तों लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप करना मत और क्लास को मिस करना मत। ठीक है, इसी में देखेंगे दोस्तों आगे आया था हमारा आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 दोस्तों यहाँ से हमारे जो आर्टिकल्स की शुरुआत हो जाती है। इसमें आर्टिकल हमारा 324 में यह है कि चुनावों का अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण ठीक है किसके अंडर में होगा, यह हमारा निर्वाचन आयोग के अंडर में होता है। ठीक है, आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी में हमारा कि जो
गठन है हमारा, जो निर्वाचन आयोग का हमारा गठन है, ये किस तरीके से होगा। ठीक है, इसी में ही दोस्तों आप जैसे दोस्तों मैं इसमें नोट मतलब इस पीडीएफ में दोस्तों मैं लिख करके लेके आऊँ, सेम आप कॉपी में इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, जो यहाँ पर आप हेडिंग बना लेना कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है हमारा, इसका गठन, ठीक है, इसका गठन जो होगा हमारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के साथ हो जाता है। ठीक है, जब निर्वाचन आयुक्त की जो है हमारी नियुक्ति हो जाती है, तभी जो है हमारा निर्वाचन आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति एवं जो है संख्या निर्धारित करते हैं। जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसकी नियुक्ति होगी ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इनकी जो संख्या होगी, इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसी में अगला पॉइंट है हमारा 25 जनवरी 1950 को एक व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। मतलब जो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, स्थापना होने के बाद में एक व्यक्ति को बना दिया गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, उसमें उस समय जो है मुख्य निर्वाचन नहीं हुआ करता था। ठीक है, एक ही व्यक्ति को बना दिया था कि वे निर्वाचन आयुक्त नहीं। ठीक है, उसमें बाद में ये नहीं कहा गया था कि इनके साथ में जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति होगी, लेकिन 25 जनवरी 1950 को जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति को बना दिया गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो सुकुमार सेन जो पहले व्यक्ति थे। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, वो मुख्य तो वो हमारे सुकुमार सेन हो जाते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को आरवीएस पेरो शास्त्री को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। मतलब जो 25 जनवरी 1950 को जो नियुक्त किया गया था वो हमारा निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया था, और 16 अक्टूबर 1989 को आरवीएस पेरो शास्त्री को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। क्योंकि दोस्तों जो है इन दोनों लाइनों में जो है बहुत फर्क है। ये जो है निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया था, और यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया था। यानी कि जो 1950 में हमारा जो है निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, और 1989 से हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने लगे थे। ठीक है, और जो पहले हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो हमारे आरवीएस पेरो शास्त्री थे, और जो पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त थे वो हमारे सुकुमार सेन थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन लेता है, और इन दोनों बातों में दोस्तों जो बहुत फर्क हो जाता है कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लेना। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे देखेंगे हमारा कि जो हमारे ये थे, जो हमारे 16 अक्टूबर 1989 को आरवीएस पेरो शास्त्री को जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था 1989 में, और इन्हीं के साथ में ही दोस्तों कि जो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त थे 1989 से ही जो है हमारा अन्य निर्वाचन आयुक्त जो थे उनकी नियुक्ति होने लगी थी। ठीक है, तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हमारे पहले बार जो नियुक्त किए गए थे वो बीएस सहगल और एसएस धनोवा जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्हें जो है नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा 1989 से पहले हमारा सिर्फ निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद 1989 के बाद में जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उन्हीं के साथ में अन्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए गए थे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों का नाम हमसे पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो आप इन दोनों को जो है नोट करते हुए चलना। ठीक है, बाद में जो हमारा 1 जनवरी 1990 को फैसला आया, और इसमें जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को जो खत्म कर दिया है। दोस्तों इसमें बताऊंगा मैं आपको कि फैसला हमारा जो किस केस का आया था। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा ये था कि जो हमारा 1990 था, इसमें फैसला ये था कि जो एसएस धनोवा थे इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अध्यादेश दे दिया था सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो उसमें जो हमारा फैसला ये आया था 1990 में, जो फैसला हमारा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब 1 जनवरी 1990 को जो हमारा फैसला आया था, उस फैसले में ये कह दिया गया था जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति को जो है खत्म कर दिया गया था, यानी कि 1 जनवरी 1990 में। यानी कि जो हमारा बहुसदस्य जो बना था ये 1989 में हमारा बहुसदस्य बन गया था। 1989 में बनने के बाद में मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने लगी थी 1989 से, लेकिन 1990 में जो है अन्य निर्वाचन आयुक्तों को खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति को रखा गया था। ठीक है, अब इसी में देखेंगे हमारा आगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये है 1 अक्टूबर 1993 को फिर से निर्वाचन आयोग को जो है बहुसदस्य बना दिया गया था। यानी कि 1 अक्टूबर 1993 को जो है हमारा निर्वाचन आयोग जो हमारा निर्वाचन आयोग था इसको जो है फिर से बहुसदस्य बना दिया गया था। यानी कि 1993 से हमारा जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो थे जिन्हें 1990 में खत्म किया गया था उनको जो है 1993 में जो है दोबारा से फिर जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसी में देखेंगे हमारा, यानी कि जो हमारे 1989 में जो हमारे पहले अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे वो हमारा बीएस सहगल और एसएस धनोवा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1990 में जो उनको जो है उनके उस पद को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 1993 में
जो है फिर से ये पद जो है हमारे अन्य निर्वाचन आयोग थे, इन पद को जो है फिर से सृजित कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा कि इन पद पर जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे दोबारा से 1993 में, तो जो अन्य दो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त थे वो जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल को जो है नियुक्त किया गया था इसमें। ठीक है, दोबारा से 1 अक्टूबर 1993 से इनको। ठीक है, एक फिर दोस्तों हमारा जो है इसमें 1993 तक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो कार्य और जो अधिकार होते थे वो इनके सेम होते थे। मतलब जो 1993 में हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो इसके साथ में अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जो उनके अधिकार वगैरह होंगे और जो उनके कार्य होंगे, ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं होगा, उनके अधिकार और कार्यों को जो है समान रखा गया था। और दोस्तों इसी में एक हमारी केस स्टडी बनी थी, उसी केस स्टडी को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में। ठीक है, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकारों को जो है समान कर दिया गया था। मतलब जो इसमें जो है 1993 में, ठीक है, इनके अधिकार समान होते थे, समान करने के लिए जो है इनके अधिकारों और जो इनके कार्यों को एक इसमें जो अधिनियम बना दिया गया था, वो अधिनियम था हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 के द्वारा। ठीक है, अधिनियम ला करके। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही एक दोस्तों इसमें हमारा एक केस स्टडी हमारी ये हो जाती है। इसमें एक हमारी केस जो 1993 के बाद में जो हमारे ये जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल को जो है, ठीक है, जो हमारे जो थे ये हमारे जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल इन्हों को जो है अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। और जो इनके साथ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो हमारे टीएन सेशन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो ठीक है, यहाँ पर जो हम इनको जो टीएन सेशन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारी केस स्टडी है, इसको आप जो नोट करते हुए चलना। टीएन सेशन जो थे हमारे, ये उस समय जो है हमारे टीएन सेशन जो थे, ये टीएन सेशन थे हमारे, मतलब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या हमारे टीएन सेशन थे उस समय पर। ठीक है, लेकिन जो 1993 में जो बात कही गई थी, अधिनियम जो बनाया गया था, उसमें यह कहा गया था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इनके जो कार्य और अधिकार होंगे वो समान होंगे। ठीक है, यही बात जो है टीएन सेशन को जो बुरी लगी थी और टीएन सेशन जो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। जो इनकी जो केस बना था वो टीएन सेशन बनाम जो है राष्ट्रपति ये केस बना था। ठीक है, इसमें ये बात जो, ठीक है, 1993 में इन्होंने अपील कर दी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच गए, पहुंचने के बाद में 1995 में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप ध्यान से सुनना, ये केस स्टडी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 1995 में जो ये एक हमारा फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच गए थे टीएन सेशन, 1995 में जो इसका फैसला आया था। और जो फैसला उस समय सुनाया था, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो एएम अहमदी जो है सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो है जज हुआ करते थे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो उस समय जो है एएम अहमदी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और जो इस केस में जो है जो बेंच बैठी थी वो 5 न्यायाधीशों की जो उस समय पर इस केस में जो बेंच बैठी थी। और जो फैसला आया था वो राष्ट्रपति के पक्ष में जो फैसला आया था दोस्तों। इसमें जो है मतलब जो फैसला आया था वो टीएन सेशन के पक्ष में फैसला ना आकर के राष्ट्रपति के पक्ष में जो फैसला आया था 1995 में। ठीक है, और दोस्तों इसमें यह कहा गया था कि जो अन्य न्यायाधीशों की, मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी जो नियुक्त, जो उनकी संख्या होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी। मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी कितनी संख्या रखी जाएगी ये राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, और जो इनके अधिकार और जो इनके कार्य वगैरह होंगे वो संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। मतलब जो उनसे संबंधित जो कानून वगैरह होंगे वो संसद बनाएगी, वो संसद तय करेगी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार और कार्य क्या होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसके कार्य और जो उसके अधिकार होंगे वो क्या होंगे, इसको जो संसद तय करेगी। और जो उनकी संख्या होगी उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। इस जो है हमारा टीएन सेशन बनाम राष्ट्रपति केस में जो दोस्तों ये कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों केस स्टडी है, आप जो इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही हमारा, ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। इसी में दोस्तों हम आगे देखेंगे जो पदावधि होती है, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसके पद की अवधि जो है कितनी होती है। ठीक है, इसमें इसके पद की अवधि जो है हमारा 1972 तक जो है इसका जो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। यानी कि जो 1972 तक जो है इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं था। मतलब ये नहीं था कि इनको जो है इतने समय तक जो, मतलब जैसा अब होता है कि 6 वर्ष तक इनको जो इनके पद पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब निश्चित नहीं था इनके पद की जो अवधि होगी। लेकिन 1972 से पहले जो है ये था इनका कि 8 साल तक जो रहते हुए आए थे वो 8 साल तक जो है अपने पद पर
पर रहते हुए आए थे, लेकिन ये 8 साल जो है फिक्स नहीं था। लेकिन 1972 के बाद जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो है इनकी आयु निश्चित कर दी गई। यानी कि 6 वर्ष या तो इनके कार्यकाल को पूरे हो गए हो, या फिर इनकी जो है जो इनकी आयु है वो 65 वर्ष पूरी हो गई हो। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाएगी वो उनको जो उसको मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनकी नियुक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अपना त्याग पत्र देंगे ये राष्ट्रपति को जो अपना त्याग पत्र दे करके जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में ही आगे जो हो जाता है हमारा पद से हटाया जाना। मतलब जो इनको इनके पद से जो हटाया जाएगा किस तरीके से, एक तो जो है स्वयं अपना त्याग पत्र दे दें तो इनका जो है पद रिक्त हो जाएगा। अगर इनको इनके पद से हटाया जाना है तो वो दोस्तों किस तरीके से हटाएंगे वो भी देखेंगे हम इसमें। तो इसमें देखेंगे दोस्तों हमारा यह है कि कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 124 में आपने देखा होगा, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है, हटाते हैं महाभियोग लगा करके। ठीक है, हम राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का महाभियोग हमारा अलग तरीके से लगता है, लेकिन नाम उसका महाभियोग ही होता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम हटाते हैं उसका नाम भी जो महाभियोग होता है, लेकिन वो महाभियोग हमारा अलग तरीके से लगता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग होता है वो हमारा कहां से लिया गया है, वो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं हमारा कि जो इसको हटाया जाएगा ये उसी जो यहां से दोस्तों इसका डायरेक्ट मतलब ये है हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा हमारा उसको उसके पद से जो हटाया जाएगा। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाते हैं उसी तरीके जो है हम जो है मुख्य न्यायाधीश के मतलब जो है जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसी को भी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह है उसके पद से हटाएंगे। ठीक है, कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यह है, इन्हें हटाने के संबंध में प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। मतलब जो इन्हें हटाने के संबंध में यह नहीं है कि अगर इनको जो है राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की है, ठीक है, और राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें इन्हें हटाने के संबंध में जो एक प्रस्ताव आया जाता है और दोस्तों वो मैं बताऊंगा कि प्रस्ताव भी जो है हमारा किस तरीके से वो जो है पारित होता है। ठीक है, मतलब जो ये प्रस्ताव होगा वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश हो सकता है। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दे दिया जाता है। मतलब जो इनका बहुमत जो मतलब जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव को भी दोस्तों ये नहीं है कि साधारण बहुमत से पास कर दिया और हटा दिया। वो जो हमारा प्रस्ताव होगा उसको दोस्तों विशेष बहुमत से पहले पारित किया जाएगा। दोनों सदनों से जब वो विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, पारित होने के बाद में फिर राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो उनको हटाने का आदेश दे देते हैं। अगर पारित हो जाता है तब, ठीक है, राष्ट्रपति बाद में आदेश देते हैं। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हमारा दोस्तों अगला पॉइंट इसमें यह है कि निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकता है। मतलब जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो दोस्तों हम जो है विशेष बहुमत से हटाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, और जो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त हमारे 1993 से दोबारा जुड़े थे उनको जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको उनके पद से कौन हटाएगा। ठीक है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारा सिफारिश कर देता है इनको इनके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति जो है इनको इनके पद से हटा देंगे। ठीक है, यानी कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो हमारे उसकी सिफारिश से हटेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में दोस्तों लास्ट तक बने रहना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने पूरी क्लास कर ली तो दोस्तों आप जो है भारत के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास को बनाने में काफी टाइम लगा है। और दोस्तों ये नहीं है ये किसी एक बुक से छाप करके इसमें ले आए या किसी एक टीचर का छाप करके ले आए इसमें। ठीक है, ये आपको अगर आप दोस्तों स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आप कंटेंट भी देख रहे होंगे कि किस लेवल का आपको दोस्तों कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसमें वेतन आया था हमारा कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हमारा वेतन क्या होगा। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसका हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा, अर्थात 2.5 लाख रुपए होगा। यानी कि जो इसका वेतन है हमारा फिक्स नहीं है संविधान के अंदर हमारा कि इनको जो है इतना वेतन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे जज मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी हमारा फिक्स नहीं है कि इनको इतना वेतन दिया जाएगा संविधान के अंदर। लेकिन हाँ, इनको एक अधिनियम संसद के द्वारा एक अधिनियम बना करके फिक्स कर दिया गया है कि जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा उसको जो है 2,80,00,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो हमारा अन्य जो हमारे न्यायाधीश होंगे, ठीक है, और जो हमारा निर्वाचन आयुक्त होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको 2,50,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। ये संसद के द्वारा एक अधिनियम बना करके फिक्स कर दिया गया है, लेकिन संविधान में ऐसा वर्णित नहीं है। ठीक है,
दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो इसकी योग्यताएं होती हैं ये सेम उसी की तरह योग्यताएं होती हैं हमारा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं, ये भी हमारा जो उसी की योग्यताएं होती हैं। लेकिन इसमें जो है इसकी कुछ योग्यता अलग ये होती हैं कि इनको जो है इसको जो है निर्वाचन क्षेत्रों की जो है इसको जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है। इसी में दोस्तों आगे देखेंगे कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इसके कार्य हम देख लेंगे क्या क्या इसके जो हमारे कार्य होते हैं, ठीक है। इसके कार्य दोस्तों इसमें ये देखेंगे हमारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है वो किस तरीके से होगा, इसको दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है वो किस तरीके से होगा हमारा, तो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, अलग से इसमें आप नोट कर लेना कि जो परिसीमन है हमारा वो कब होता है, जो हमारा परिसीमन आयोग है, ठीक है, परिसीमन, ठीक है, परिसीमन जो आयोग बनता है हमारा परिसीमन आयोग, ठीक है। दोस्तों जो लिखा हुआ थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप दोस्तों जो है आवाज के थ्रू आप जो नोट करके चलना, ठीक है। जो हमारा परिसीमन आयोग होता है इसकी जो स्थापना होती है वो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है इसकी स्थापना हो जाती है, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद। और जो हमारा अंतिम यानी कि लास्ट जो हमारा परिसीमन आयोग बना था ये हमारा 2007 के अंदर जो हमारा लास्ट परिसीमन आयोग बना था, मतलब 2007 में हमारा अंतिम परिसीमन आयोग बनाया था। और दोस्तों जो हमारा, ठीक है, जो हमारा दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो परिसीमन आयोग की जो स्थापना की जाती है वो अनुच्छेद हमारा 82 के द्वारा इसकी परिसीमन आयोग की हमारा स्थापना की जाती है, ठीक है। और जो हमारे दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो परिसीमन आयोग के हमारे निर्णय होते हैं इनको जो है किसी भी हमारा जो इनको चुनौती किसी भी प्रकार से जो इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा अगला हो जाता है, अगला कार्य हमारा मतदाता सूची को तैयार करवाना। जो हमारा मतदाता सूचियां होती हैं उनको तैयार करवाना भी हमारा जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो हमारा कार्य होता है, ठीक है। इसी में दोस्तों हमारा अगला आता है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जो हमारे राजनीतिक दल हैं इनको जो मान्यता प्रदान करना कि इनको जो राजनीतिक दल का दर्जा दिया है और किन्हें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया है, ये भी हमारा जो है जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसका कार्य, ये मतलब जो इसी के कार्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें मैंने आपको क्लास के लास्ट में ये भी रखा है कि हमारे कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और जो इनको दर्जा किस तरीके से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें जो है हमारा अगला कार्य हो जाता है कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे जो हमारे राजनीतिक दल आपने देखे होंगे इनके अलग अलग अपने चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे हमारा बीजेपी का हो जाता है कि कमल का फूल, और कांग्रेस का हमारा हो जाता है कि हाथ का पंजा, ठीक है, और आम आदमी पार्टी का हो जाता है झाड़ू, ठीक है, और हाथी हो जाता है बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है। इस तरीके जो इन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं ये भी हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी के अगले कार्य हमारे ये हो जाते हैं कि निर्वाचन आयोग के हमारे कार्य अगले ये हो जाएंगे कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करवाना अथवा तैयार करवाना। आपने देखा होगा चुनाव से 45 दिन पहले जो है हमारा एक आचार संहिता हमारी मतलब चुनाव से पहले ही हमारा आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता में आपने देखा होगा कि जो हमारे ये होते हैं जो चुनावों का प्रचार वगैरह होता है ये बंद हो जाता है, और जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी चौराहे वगैरह जहाँ आपको लोगों का झुंड मिलता है, 4-6 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। आचार संहिता में हमारा ये होता है, जो इसको तैयार किया जाता है ये हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य की सरकार के द्वारा इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। इसी में देखेंगे हमारा लोकसभा चुनाव करवाना भी हमारा निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। इसमें दोस्तों हमारा आम चुनाव, ये लोकसभा चुनाव जो है हमारे आम चुनाव होते हैं, ठीक है, ये हमारा सीधे जनता द्वारा मतलब जो है इसमें जनता जो है पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। आगे देखेंगे राज्यसभा चुनाव भी हमारा जो निर्वाचन आयोग कराता है। विधानमंडल चुनाव हमारे तो विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव जो है हमारा ये भी हमारा भारत का जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसको कराता है, ठीक है। और जो हमारा आपने देखा होगा पंचायत चुनाव, मैंने आपको जो पंचायत कराई थी, नगर पालिका कराई थी, इनके जो चुनाव करवाता है हमारा वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इनके चुनाव होते हैं, ठीक है। और जो विधानमंडल हमारा विधानसभा विधान परिषद होंगे इनके चुनाव हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है। आगे आता है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, जो इनके चुनाव होते हैं ये भी हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा इनके चुनावों को कराया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा आर्टिकल हमारा 324 हमने दोस्तों बिल्कुल विस्तार से देखा, ठीक है। आर्टिकल 324 में, ठीक है, हमारे निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कहां से हुई, कहां से हमारा एक सदस्य था, कब हमारे बहुसदस्य बना 1989 में, कब हमारा 1990 में ये एक सदस्य बना दोबारा से, ठीक है, दोबारा से फिर हमारा 1993 में हमारा बहु सदस्य बन गया था, ठीक है। किस तरीके था दोस्तों, हमने जो है टीएन सेशन बना
राष्ट्रपति वाली केस स्टडी देखी, ठीक है। आगे एक केस स्टडी दोस्तों इसमें हम और देखेंगे, ठीक है, पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, वो केस स्टडी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, अगर आप नहीं बैठे हैं तो। और दोस्तों जो है एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलना। अगर दोस्तों आपने पूरी क्लास कर ली और इसका एक पॉइंट आपने नोट कर लिया तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे दोस्तों आप RO ARO जो CDS का एग्जाम होता है ना हमारा, वो भी UPSC के द्वारा कराया जाता है, और UPPS प्री, MPPS, MPPSC, UPPSC और JPSC और CHPSC यानी छत्तीसगढ़ PSC। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, आप जो इस क्लास से क्वेश्चन नहीं मतलब जो बाहर नहीं मिल पाएगा आपको क्वेश्चन जो है। कल दोस्तों हमने एक क्लास की थी, उसमें दोस्तों मैंने जो है सभी क्वेश्चन वो रखे थे जो हमारे बड़े लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि UPSC, UPPSC और MPPSC इस तरीके के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों जितनी मैंने अभी आपको क्लास कराई थी, मैंने सभी को उन क्वेश्चंस को जो है उस क्लास मतलब जो है उन क्वेश्चंस को जो है मैंने, ठीक है, उन क्लास में मतलब जो क्वेश्चन कराए थे वो उन क्लासों से संबंधित क्वेश्चन थे, वो आपने देखा होगा और आपने अगर कल वाली क्लास ली होगी तो, ठीक है। अगर आपने देखा मतलब आपको ये पता लगा होगा कि हम जो है किस लेवल की पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई पैड बैच दोस्तों आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर ये क्लासेज आपने अगर पूरी कर ली तो दोस्तों आप जो है पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, हमारा इसमें आया था आर्टिकल 325, ठीक है। आर्टिकल 325 में हमारा यह है कि निर्वाचन, हमारा मतलब निर्वाचन किस तरीके से हमारा निर्वाचन होगा, यह आर्टिकल हमारा 325 में कहता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा निर्वाचन धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश से संबंधित होने का दावा नहीं करता। मतलब जो हमारा निर्वाचन होगा ये दावा नहीं करेगा कि जो हमारा निर्वाचन है ये धर्म के आधार पर हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, लिंग के आधार पर हो रहा है, यानी कि महिला अलग, मतलब जो है महिला मतलब पहले महिलाओं की वोटिंग हो रही है, या पुरुष खाली पुरुषों की वोटिंग हो रही है, या ट्रांसजेंडर्स की वोटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर मूल वंश के आधार पर भी, ठीक है, निवास स्थान के आधार पर भी वोटिंग हो रही है कि भाई वहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही वोट देंगे, ठीक है, और किसी भी राज्य के लोग उसमें मतदान मतलब जो मतदान करेंगे ही नहीं, ठीक है, लोकसभा चुनावों में। इस तरीके से हमारा ये जो है दावा नहीं करता है, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 325 के अंतर्गत कहता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा ये होता है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन, यानी संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, राज्य के विधानमंडल जैसे कि हमारा विधानसभा या फिर विधान परिषद, सही है, किसी भी सदन के चुनाव के लिए हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होती है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोकसभा चुनाव होता है हमारा, ठीक है, लोकसभा चुनाव होने के, ठीक है, लोकसभा चुनाव में हमारी मतदाता सूची आती है, हमारी नाम की पर्ची आती है, तो हम उसमें जो है भाग लेते हैं, ठीक है। हम राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जनता उसमें भाग नहीं लेती है उसमें, लेकिन हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा यह है कि जो हमारा विधानसभा चुनाव है उसकी भी हमारी एक मतदाता सूची होती है, उसमें हमारे नाम होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हम सभी जो है लगभग सभी 18 प्लस होंगे, ठीक है, इसमें जो है सभी उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में अगला आर्टिकल आया था, आर्टिकल हमारा 326। आर्टिकल 326 में हमारा दोस्तों ये कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसमें दोस्तों ये है आर्टिकल 326 में, क्योंकि दोस्तों इसमें जो जनता सीधे तरीके से भाग लेती है, इसमें जनता जो स्वयं इसमें जो है वोट करने जाती है और जनता जो स्वयं इसमें जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखेंगे हम, लोकसभा व विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर होंगे, ठीक है। जो दोस्तों इसमें बता दूंगा आपको, जो हमारी वयस्क मताधिकार पद्धति जो होती है ये वो होती है, मतलब जिस व्यक्ति की भी आयु हमारी 18 वर्ष हो जाती है, मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर लेता है वो हमारा वयस्क जो है मतदाता बन जाता है, ठीक है। तो इसी को ही हम जो है वयस्क मताधिकार पद्धति कहते हैं। अब दोस्तों इसमें जो है हमारा अगला पॉइंट यह है कि संसद को विधि के अधीन अगर किसी प्रकार चित्त विकृत, अनिवास, भ्रष्ट आचरण के अनुरूप निर्योग्य नहीं है तो मतदाता सूची में पंजीकृत के योग्य है। मतलब कोई व्यक्ति मान लो जो है पागल वगैरह नहीं है, उस भ्रष्ट आचरण का नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए जो है वो योग्य होगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 326 इसी के अंतर्गत कहता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही हमारा, ठीक है, आगे हमारा कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1998 के द्वारा, ठीक है, मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों मैंने जो संविधान संशोधन वाली क्लासेस ली थी मैंने दोस्तों उसमें ही बताया था आपको, ठीक है। ये हमारा जो 61वां संविधान संशोधन था हमारा ये 1998 में हमारा आया था, और जो इसके द्वारा जो की गई थी पहले मतदान की 1998 से पहले जो है हमारा मतदान की आयु जो हुआ करती थी हमारी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन
98 के बाद में 61वें संविधान संशोधन करने के बाद में जो मतदान की आयु है हमारी, ये 21 वर्ष से घटा करके हमारी 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये हमारा, यहाँ से नोट कर लेना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आर्टिकल 327। ठीक है, आर्टिकल 326 तक हमने देखा, अब आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 327। इसमें 327 में ये कहा गया है कि विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित कानून अथवा विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। दोस्तों आप जो है इसको हाईलाइट करके नोट कर लेना, क्योंकि जो है दोस्तों ये अभी अगला जो आर्टिकल होगा उसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको जो है आप जो है हाईलाइट करके जो है इसको नोट कर लेना। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 327 है हमारा, ये विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित कानून अथवा जो विधि बनाने का अधिकार है ये संसद को दिया गया आर्टिकल 327 के तहत। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही संसद में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, जो हमारी संसद है ये जो है भारत के अंदर स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव कराने में जो अहम भूमिका जो हमारी देश की संसद निभाती है। देश की संसद इसलिए निभाती है दोस्तों, जो इससे संबंधित जो कानून वगैरह है हमारे, वो हमारे देश की संसद बनाने को संसद को ही अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और जो इन पर जो काम करता है, जो इन पर खरा उतरता है, वो हमारा देश का जो निर्वाचन आयोग है वो इस पर जो है इनके कामों पर जो है खरा उतरता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट हमारा दोस्तों इसमें यह है, अगले पॉइंट में यह दिया गया है हमारा कि संसद ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संसद और विधानसभा अधिनियम 2008 और चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के द्वारा कानून बनाए। ठीक है दोस्तों, हमारा जो संसद को जो अधिकार हमारा दिया गया है आर्टिकल 327 के तहत, तो इसमें जो संसद ने इसी अधिकार को अपना अपनाते हुए लोक प्रतिनिधि अधिनियम, दोस्तों हमारे यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद के द्वारा कब बनाया गया था। ठीक है, जो हमारा अधिनियम बना था ये 1950 में संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, और हमारा अगला आता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अभी दोस्तों मैं आपको बता करके आया होता हूं, जो हमारा परिसीमन आयोग की जो स्थापना होती है, ठीक है, वो प्रत्येक जनगणना के बाद हमारी स्थापना होती है। जो परिसीमन आयोग की जो स्थापना होगी, ठीक है, वो आर्टिकल हमारा 82 के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और जो हमारा अंतिम परिसीमन आयोग जो हमारा बना था, ठीक है, अंतिम, वो हमारा 2007 में अंतिम हमारा परिसीमन आयोग बना था। और दोस्तों जो इसका अध्यक्ष होता है हमारा परिसीमन आयोग का, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है इसका अध्यक्ष होता है। और जो हमारा परिसीमन आयोग है, ठीक है, इसके निर्णयों को जो है हम चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे देखेंगे। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारा परिसीमन है, ठीक है, जो हमारा परिसीमन है, ठीक है, इसमें दोस्तों आप कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कुछ लोगों को मतलब कुछ भाई बहन को कंफ्यूजन ये होगा कि जो परिसीमन आयोग है इसकी स्थापना कहां से हुई थी। जो हमारा पहला परिसीमन आयोग बना था वो 1952 में हमारा पहला परिसीमन आयोग बना था। ठीक है, दूसरा हमारा 1960 में बना था। ठीक है, तीसरा हमारा 1972 में आया था। और जो हमारा चौथा बनता है वो हमारा जो हमारा 2006-07 में हमारा परिसीमन आयोग बन जाता है। ठीक है, मतलब पहला 1952 में बना था, अंतिम जो हमारा परिसीमन आयोग बना था वो 2006-07 में हमारा अंतिम परिसीमन आयोग बना था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी के साथ ही कि विधि के जरिए चुनाव से जुड़े कई काम कर सकती है, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना और सदनों का गठन करना। मतलब जो इस काम को जो है, मतलब जो मतदाता सूची तैयार करनी है और जो चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किया था, ये तो हमारा चुनाव आयोग तो हमारा करता ही है, लेकिन संसद को भी यह अधिकार दिया गया है, संसद के पास ये शक्ति है कि इस काम को जो हमारे देश की संसद भी कर सकती है आर्टिकल 327 के तहत रह करके। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे देखेंगे हमारा आगे आता है आर्टिकल हमारा 328। ठीक है, आगे हमारे 328 में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित कानून अथवा विधि राज्य विधानमंडल भी बना सकेगा। दोस्तों पिछले आर्टिकल हमारा 327 जो था, मैं उसमें आपसे कह रहा था कि उसमें जो हाईलाइट कर लेना, क्योंकि अगले जो आर्टिकल है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 327 है, जो उसमें कानून अथवा विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो हमारे देश की संसद को दिया गया है आर्टिकल 327 के तहत। लेकिन आर्टिकल 328 के तहत जो है ये जो स्वयं हमारा कानून जो मतलब जो कानून जो विधि बनाने का अधिकार है वो हमारे राज्य जो विधानमंडल होगा उसको भी यह अधिकार हमारा दिया गया आर्टिकल 328 के तहत। ठीक है, मतलब जो कानून मतलब जो कार्य हमारा देश की संसद कर रही थी वो ही कार्य हमारा आर्टिकल 328 के तहत राज्य का विधानमंडल भी उस काम को कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे आता है आर्टिकल हमारा 329। आर्टिकल 329 में हमारा यह है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है। मतलब जो हमारे देश की न्यायपालिका है ये चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे जो हमारी न्यायपालिका है उसको कुछ मामलों में जो है अधिकार दिया गया है, और उसमें देखेंगे ये किन मामलों में अधिकार दिया गया है, मतलब किन मामलों में हस्तक्षेप अपना कर सकती है और निर्णय ये सुना
आ सकती है। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 329 का ए। ठीक है, आगे देखेंगे 329 के ए में दोस्तों हमारा यह आ जाता है कि न्यायपालिका को चुनावी जिलों की सीमाएं या सीटों के आवंटन से जुड़े कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। यानी जो दोस्तों हमारी देश की जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका को, ठीक है, इसमें हमारा जो हमारा चुनाव आयोग है, ठीक है, उसने जो जिलों की सीमाएं बनाई हैं और जो उसने सीटों का आवंटन किया गया है उससे संबंधित जो कानून बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे देश की संसद ने और जो चुनाव आयोग ने कानून बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो उसमें जो है चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है, अनुमति नहीं दी गई है उसको, यह अधिकार नहीं है उसका, मतलब उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, यह आर्टिकल हमारा 329 के तहत इसमें कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसी में ही आगे देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल आया था हमारा 329 बी। 329 में दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब जो आर्टिकल 329 बी है, अगर जब हमारी चुनाव आयोग की जो हमारी प्रक्रिया अगर जब शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसको बाधित नहीं किया जाएगा। अगर आपने देखा होगा कहीं अगर कोई बूथ पे, मतलब किसी भी बूथ पे पोलिंग, मतलब जो वोटिंग हो रही है, ठीक है, वहां पर जो कुछ लोग मतलब उपद्रव वगैरह कर देते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपने देखा होगा पुलिस जो है, पुलिस को जो वहां पर डायरेक्ट ही लाठी चार्ज करने का उसमें आदेश दिया था कि पुलिस वहां पर जो वहां पर बलवा वगैरह करते हैं उन पर जो है डायरेक्ट कार्रवाई उसमें हो जाती है। यानी कि हमारा आर्टिकल 329 बी कहा गया है कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया उसको बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब जो बाधित करेगा उस पर जो है डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई होगी। और जो आपने देखा होगा जो डायरेक्ट लाठी चार्ज होती है और जो डायरेक्ट उसमें जो कार्रवाई होती है, आर्टिकल हमारा 329 बी के तहत इसमें दोस्तों होती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही हमारा कि जो अगले पॉइंट में हमारा दोस्तों इसी से संबंधित एक हमारी केस स्टडी आई थी। एक केस स्टडी थी कि इसमें हमारी ये कहा गया था, इस केस स्टडी में इसमें देखेंगे हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल मामले में स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 329 बी में जो चुनाव दिया गया है, ठीक है, जो चुनाव शब्द है इसका मतलब चुनाव की अधिसूचना से लेकर चुनावी परिणाम, मतलब चुनावी परिणामों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया से, मतलब जो चुनाव शब्द है इसमें जो हमारा पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल जो था हमारा इस मामला ये था, इस मामले में ये कहा गया था जो चुनाव शब्द है हमारा आर्टिकल 329 बी में जो चुनाव शब्द दिया गया इसका मतलब यह है कि जब हमारे जो चुनाव की अधिसूचना, मतलब जब चुनाव की सूचना आ जाती है, ठीक है, जब से लेकर के और जब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं हो जाती, जो इसके बीच की प्रक्रिया है इसी को ही दोस्तों जो चुनाव कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो है यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि चुनाव शब्द का जो मतलब बताया गया है, जो व्याख्या बताई गई है वो किस केस स्टडी में बताई गई है। ठीक है दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसको दोस्तों आप जो है नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में हमारा उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करने और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा न्यायपालिका है यह हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, इसको जो चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें यह है कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि चुनावों से संबंधित जो हमारी याचिकाएं होंगी, ठीक है, मान लो चुनावों से संबंधित जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, कोई कानून गलत वगैरह बना दिया है तो उसमें न्यायपालिका डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, भाई तुमने कानून गलत बनाया। ठीक है, अगर न्यायपालिका के पास में कोई मान लो याचिका दायर होती है, ठीक है, तब न्यायपालिका जो है उसमें सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। मतलब न्यायपालिका जो देश की हमारी न्यायपालिका है वो स्वतः ही उसमें जो स्वयं जाकर के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब उस पर याचिका आएगी तभी उसमें वो जो है उस पर निर्णय लेगी याचिका पर, और जो उसको यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है याचिका आने के बाद। ठीक है, इसी में ही दोस्तों अगला देखेंगे हमारा कि ऐसी याचिकाओं के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो ऐसी याचिकाएं आएंगी हमारी, इन याचिकाओं को जो सर्वोच्च न्यायालय में हमारा जो है चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे देखेंगे हमारा, आगे दोस्तों ये हमारा निर्वाचन आयोग था। दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा 35 से 36 मिनट में हमने निर्वाचन आयोग को देख लिया। दोस्तों निर्वाचन आयोग का हमारा दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। जो इसके आर्टिकल थे हमने उसको सभी देखे, कहाँ से इसकी रूपरेखा तैयार हुई हमारी निर्वाचन आयोग की, इसकी स्थापना कब हुई, हमारा मतदाता दिवस कब मनाते हैं, कब हमारा इसकी स्थापना हुई, कब इसमें जो है पहले हमारे निर्वाचन आयोग जो इसमें जो है नियुक्ति की गई, पहले मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कब की, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एग्जाम से क्वेश्चन बनता है ना, तो हमारा एग्जाम से क्वेश्चन ये बनता है कि पहले निर्वाचन आयुक्त तो हमारे कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम डायरेक्ट लगाते थे सुकुमार सेन, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा कि पहले जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अगर दोस्तों हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, दोस्तों आप यहाँ पर फंस जाओगे। अगर ऑप्शन में उसने दे दिया ना कि सुकुमार सेन, तो आप जो है डायरेक्ट सुकुमार सेन जो वहां पर
लगा करके आ जाओगे और दोस्तों वहां आपका आंसर हो जाएगा गलत। वहां पर जो हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो हमारे आरबीएस पैरो शास्त्री थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 1989 में हमारे नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जो लास्ट तक देखना है इसको। ठीक है, और नोट करते हुए साथ में चला। दोस्तों अब इसमें देखेंगे हमने जो हमारा निर्वाचन आयोग था हमने उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बिल्कुल विस्तार से देख लिया। निर्वाचन आयोग से जो उससे क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ईवीएम होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, ये ईवीएम को मैं इसके साथ में हमारे निर्वाचन आयोग के साथ में इसलिए लेकर के आया हूं कि जो हमारा ईवीएम है ये भी हमारा जो चुनाव से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम इसको जो है इसी के साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आप ये है कि ईवीएम जो है इसकी जो है फुल फॉर्म भी हमसे पूछ ली जाती है, तो आप जो है इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम की हमारी फुल फॉर्म हो जाती है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो इसकी शुरुआत है हमारी ईवीएम की ये कहाँ से हुई थी। ठीक है, अब जो हमारा हर चुनाव है जो है इसमें जो है सभी चुनावों में अब तो जो आपने देखा होगा ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। अभी देखेंगे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो इसमें देखेंगे हम केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया था। अब दोस्तों हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ईवीएम का प्रयोग जो है पहली बार किस राज्य की विधानसभा में किया गया था, तो वो हमारा केरल राज्य की पारूर विधानसभा के अंदर जो है इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों इसमें जो है हमारा ईवीएम से रिलेटेड दोस्तों मैं जितना भी कराऊंगा आप जो एक एक लाइन उसमें एक शब्द जो है दोस्तों कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल हमारा। ठीक है, तो मई 1982 में केरल की पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर जो है ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे हमारा आगे नवंबर 1998 में यानी कि 1998 में मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनावों में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया था। यानी कि राजस्थान हमारा पहली बार जो प्रयोग हुआ था मई 1982 में हमारा केरल की पारूर विधानसभा के अंदर इसका पहली बार हो गया। ठीक है, ये हमारा छोटे पैमाने पर था, लेकिन जब बड़े पैमाने पर प्रयोग किया हुआ इसका तो वो नवंबर 1998 में इसका जो है प्रयोग हुआ था। वो मध्य प्रदेश में हुआ, हमारा राजस्थान में हुआ और दिल्ली के अंदर इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी में दोस्तों हम आगे देखेंगे, इसी में ही आगे चलेंगे। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य जो हमारा गोवा बन गया था। मतलब जो ईवीएम का मतलब जो हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अंदर जो हुए थे, लेकिन ये इनकी पूरी विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे दोस्तों, लेकिन जो पूरे राज्य के अंदर जो ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव हुए थे वो 1999 में गोवा ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बन गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप नोट कर लेना। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। मतलब जो संपूर्ण आम चुनाव जो कराया गया था वो 2004 के अंदर पूरे देश के अंदर जो है संपूर्ण आम चुनाव जो हुआ था वो 2004 के अंदर कराया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2000 अगला पॉइंट हमारा 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। मतलब 2009 के बाद, मतलब 2009 से आम चुनाव जो है हमारे, ठीक है, आम चुनाव जैसे कि हमारे लोकसभा के चुनाव हो गए और जो हमारी सभी विधानसभाओं के चुनावों में जो है ईवीएम का प्रयोग 2009 से पूर्ण रूप से होने लगा था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसी में ही हमारा ये हो जाता है कि ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, मशीन की मदद ली जा रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा वीवीपैट है इसकी फुल फॉर्म हमसे दोस्तों पूछ लेता है। अब दोस्तों इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा वीवीपैट है ये किस तरीके से हमारा काम करता है और जो वीवीपैट है इसको जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये कब से जो है मतलब जो है हमारे जो चुनाव आयोग ने इसको जो कब से अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमसे पहली बात तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये हमारी इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। अब दोस्तों आपने मैं इसमें बता दूं आपको, ठीक है, आगे देखें अगली लाइन और पढ़ेंगे इसमें कि इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। ठीक है, अब दोस्तों आप जो है ये जैसे मैं अभी थोड़ा दोस्तों क्लास में मैं अभी इसमें जो है आपको मैं वो मतलब लेकर के नहीं आया हूँ, इसमें आप थोड़ा आप समझेंगे इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारी वो हो जाती है, ठीक है, ये हमारी ईवीएम हो गई। ठीक है, ईवीएम में हमारा दोस्तों इसमें जो है आपने देखा होगा ये हमारे उम्मीदवार के नाम वगैरह हो जाते हैं, ये हमारा उम्मीदवार का फोटो लग जाता है, ये उम्मीदवार का, ठीक है, ये फोटो हो गया, ये उसका हमारा चुनाव चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चुनाव चिन्ह होने के बाद में आपने अगर यहाँ पर दबाया, ठीक है, आपने यहाँ पर दबा दिया, यहाँ दबाने के बाद में एक हमारी दोस्तों जहाँ आप वोट डालने आते हैं तो वहाँ एक आपने साइड में आप अप्रत्यक्ष रूप से आपने चुनाव डालते हैं उसके अंदर अकेले होते हैं, तो वहाँ पे हमारा इसी के साथ में इसी से कनेक्ट हुई हमारी एक
सही है, इसी के वायर से कनेक्ट हुई एक छोटी सी मशीन रखी होती है। उस मशीन के अंदर दोस्तों आपने वोट डाला होगा तो वहां से जो हमारी पर्ची निकल के आती है, तो उस पर्ची में आपने देखा होगा जिस भी चुनाव चिन्ह के आगे आपने बटन दबाया होगा उस बटन पर मतलब जो उस चुनाव चिन्ह का जो उसके पर्ची पर फोटो आएगा, ठीक है। आवाज आएगी, आवाज आने के बाद में दोस्तों लाइट जलती है इसके अंदर, तो यहाँ से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर दोस्तों वो फोटो होगा उस चुनाव चिन्ह का। फोटो के बाद में दोस्तों जो है जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया उसका नाम होगा उसके नीचे, ठीक है। और दोस्तों जो मशीन होती है पूरी जिसके अंदर से पर्ची निकल के आती है, इसी को ही दोस्तों हम जो है वीवीपैट कहते हैं, ठीक है। यही हमारा वीवीपैट है। अगर दोस्तों आपको पहले नहीं पता होगा तो दोस्तों इसमें जो आज आपको पता चल गया है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही हमारा अगला हमारा ये है कि सबसे पहले इसका जो वीवीपैट है हमारा, वीवीपैट का इस्तेमाल जो सबसे पहले नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। मतलब जो वीवीपैट का जो प्रयोग किया गया था वो मतलब जो है चुनाव के अंदर जो विश्वसनीयता दिखाने के लिए, ठीक है। पहले ये होता था जो हम किसी पे भी चुनाव मतलब जो दबा देते थे उसमें पता नहीं चलता था। अब दोस्तों इसमें जो हम जब दबाते हैं किसी भी बटन को किसी भी उम्मीदवार के आगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ये मतलब जो है निकल के आया था। जो कि दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारे चुनाव चलते हैं तो उसमें ये आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ठीक है। ये हमारा निकल करके अधिकतर चुनाव मतलब नतीजों के बाद में आता तो उसमें दोस्तों हमारा वीवीपैट के द्वारा पता चल जाता है कि हमारा जो है कि मतलब सही बटन दबा है या नहीं दबा है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इसका इस्तेमाल किया गया था नागालैंड के चुनाव में जो 2013 में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में हमारा कि ठीक है इसको आप नोट कर लेना कि जो हमारा वीवीपैट है इसकी जो निर्माण किया गया था वो किस कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन जो 2013 में बनाई थी, ठीक है। जो हमारी मशीन बनाई गई थी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन जो 2013 में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और 2013 में बनाने के बाद में ही जो है सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो नागालैंड के चुनावों में जो 2013 में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा यह दोस्तों हमने जो है जो हमारा ईवीएम से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं हमने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल विस्तार से देख लिया है, ठीक है। यहां से इसकी थ्योरी पढ़ ली है। आप जो है दोस्तों ईवीएम से इस यहां से क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है ईवीएम से किसी भी परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन दल को देखेंगे। मतलब जो हमारे कितने दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा प्राप्त है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही हमारा, ठीक है दोस्तों इसको जो है आप नोट कर लेना, ठीक है। ये हमारे 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है ये हमारे 6 इन पार्टियों को दिया हुआ है, ठीक है। पहली पार्टी हो जाती है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है हमारा कमल का फूल हमारा जो इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अगली हो जाती है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का जो हमारा चुनाव चिन्ह हो जाता है ये हाथ का पंजा जो है इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है। अगली हो जाती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। इसका जो हमारा चुनाव चिन्ह होगा ये हाथी इसका चुनाव चिन्ह हो जाएगा। और जो हमारी ये बहुजन समाज पार्टी है ये असम के अंदर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा हो जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है। ये दोस्तों आपको जो साउथ में देखने को मिलेगी पार्टी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा हमारा हसिया, हथौड़ा और जो तारा इसका जो है ये चुनाव चिन्ह हो जाएगा। अगला हो जाता है दोस्तों हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा हमारा पुस्तक जो है इसका किताब जो है इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों हो जाएगा। अगली हो जाती है हमारी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चुनाव चिन्ह हो जाएगा झाड़ू इसका जो है चुनाव चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहां से जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी जो पार्टी हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है या नहीं है, ठीक है। यहां से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों आप जो इन 6 को याद कर लेना, बाकी आप जो याद नहीं करना, क्योंकि अगर आपने 6 याद कर ली तो आगे आपको जो है अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता अगर 6 पता है आपको तो आप जो एलिमिनेट करके कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें देखेंगे हम इसमें कि जो हमारा ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो मतलब दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें इन्हें आवश्यक होती हैं। मतलब किसी जो हमारा कोई हमारा राजनीतिक दल है, ठीक है, उसको मान लो अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है मतलब राष्ट्रीय का दर्जा उसको पाना है तो उनको जो है क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट न मिले हों या वो पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव या अथवा विधानसभा चुनाव में जीतो। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा जो पार्टी है कोई भी, ठीक है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव या फिर आम चुनाव का मतलब है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव, ठीक है, जो हमारे पिछले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव है, ठीक है, अगर कोई पार्टी है तो उसके उम्मीदवारों को 4 राज्यों या फिर जो इससे अधिक मतलब जो मिनिमम होंगे हमारे 4 राज्य होंगे, ठीक है, इससे अधिक भी हो सकते हैं लेकिन 4 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो राज्य में हमारे कुल जो वैध वोट है
हमारे, उसमें जो उनको जो है 6% से कम वोट नहीं मिला हो, जो मिनिमम वोट मिला हो उनको 6% मिला हो, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन 6% से कम वोट जो उनको नहीं मिला हो, या फिर जो है जो पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं वो आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनावों को अथवा विधानसभा चुनावों में जीते हो, मतलब जो पार्टी के जो 4 उम्मीदवार हैं या फिर लोकसभा चुनाव में जीते हो या फिर हमारा विधानसभा चुनावों में वो जीते हो। ठीक है, पहली शर्त तो दोस्तों इसमें ये हो जाती है हमारी। ठीक है, अगली शर्त दोस्तों हमारी इसमें ये हो जाती है कि पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। इसमें यह है कि दोस्तों जो पिछले हमारे चुनाव हुए हैं तो उसमें लोकसभा की 2% सीटों पर जो है उसने जीत हासिल की हो पार्टी के उम्मीदवारों ने, या फिर कम से कम 3 राज्यों में पार्टी है हमारी, ठीक है, उससे संबंधित जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की हो। ठीक है, इसमें दोस्तों अगली शर्त हमारी ये हो जाती है इसमें कि जो कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर मान लो जो पार्टी है उस पार्टी को जो पार्टी है उसको कम से कम 4 राज्यों के अंदर राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों, ठीक है, तभी उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और जो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो दर्जा दिया जाता है हमारा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दर्जा दिया जाता है। अब दोस्तों हमने जो है इसमें बिल्कुल विस्तार से अपना देख लिया है। ठीक है, मतलब इसमें हमने ये भी देख लिया कि हमारा कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या शर्तें होती हैं उसमें, और कितनी हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, वो भी हमने इसमें विस्तार से देखा। ठीक है, ईवीएम को भी दोस्तों हमने विस्तार से देखा। अगर ईवीएम ने आपने जो ईवीएम के जो मैंने आपको थ्योरी कराई है या आपने थ्योरी पूरी कर लिए तो आप जो इसमें किसी परीक्षा में बैठ जाना, ईवीएम का आपको जो दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें हमने जो हमारी 2 केस स्टडी थी, ये केस स्टडी दोस्तों हमारी जो है ये हमारा संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में दोस्तों हमारे पूछी जाती है। राज्य संघ लोक सेवा आयोग में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाता है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी वगैरह में। ठीक है, और हमारा पीसीएस प्री में हमारा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आरओ एआरओ में भी। ठीक है, और हमने दोस्तों इसमें अपना निर्वाचन आयोग भी देखा कि किस तरीके से हमारा निर्वाचन आयोग की हमारी रूपरेखा रखी गई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसमें दोस्तों एक सदस्य बना था, ये कब बहु सदस्य बना था, फिर हमारा 1990 में कब हमारा टूटा था, ये 1993 से कब हमारा ये बहु सदस्य बना था, बिल्कुल विस्तार से दोस्तों हमने देखा है। दोस्तों अगर आपने क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक आपने देखी है और अच्छे से आपने नोट कर लिए तो दोस्तों आपसे वादा करता हूँ भारत के किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाना दोस्तों, और जो हमारा चुनाव आयोग है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इससे संबंधित दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होगा आपको एक क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अपना साथ दोस्तों ऐसे बनाए रखना और क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये किसी एक ही किताब से या किसी एक ही टीचर का नोट्स उठा करके दोस्तों छाप लिया है। दोस्तों मेहनत लगी है इस कंटेंट को बनाने में, और दोस्तों आपने देखा होगा ये दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से क्लास लेते हुए आए हैं दोस्तों, ये किसी भी टीचर का कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, या अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आपको दोस्तों इसमें पता लग रहा होगा। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर दोस्तों आप जल्दी से दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइब होने वाले हैं, जल्दी से दोस्तों आप अगर करा देते हैं दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों हम हिंदी की और जो हमारा मैथ और रीजनिंग क्लास है यूपीएसआई के लिए वो बहुत जल्दी दोस्तों थ्योरी बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बस दोस्तों अपना साथ बनाए रखना। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।